फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ आपके वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 53 से प्रैक्टिस सेट नंबर 57 तक। तो दोस्तों, अगर इससे पीछे की वीडियोज़ को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से भी आप लोग उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आज जो हमारा यह प्रैक्टिस सेट हो रहा है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 53 से 57 तक है, मैंने पहले भी बताया है। और यह प्रैक्टिस सेट जो है सो आपका स्टैटिक जीके का है, जैसा कि आप सबों को पता है, जो कि प्लेटफॉर्म के न्यू बुक से जो करवाया जा रहा है। तो जो कि अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 53 पे आ गया है। तो अगर देखेंगे आप लोग एग्जाम को, अगर लगातार जो है सो आपका एग्जाम रिव्यू देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि स्टैटिक जीके काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। एनटीपीसी में जो है सो खास करके स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। स्टैटिक जीके अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो इसको कवर करना भी जो है सो आपको पड़ेगा। और अगर इस पर आप एक अच्छा सा कमांड कर लेते हैं तो आपका जो है सो अच्छा सा स्कोर रह सकता है एनटीपीसी में। और ना ही दोस्तों एनटीपीसी प्री की बात है, मेंस में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और देखेंगे तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, वहाँ भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही बहुत सारे फ्रेंड्स का आपका पीडीएफ से रिलेटेड कमेंट आ रहा था, ठीक है, कि पीडीएफ थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रहा था कि पीडीएफ जैसे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल करवाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार जो है सो मुझे कैफ़े जाना पड़ रहा था। तो अभी क्या किया है मैंने कि आपका एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है। आप लोग डेली पीडीएफ जो है सो आपको वहाँ मिल जाएगा। वीडियो जो है सो आपका पता है कि 9-10 बजे के आसपास में मॉर्निंग में डल जाती है, और पीडीएफ भी जो है सो आपको 2-3 घंटे, वीडियो डलने के 3-4 घंटे के बाद तक आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अब जो है सो आप लोग को किसी भी तरह का क्वेरी आशा करते हैं कि नहीं होना चाहिए पीडीएफ से रिलेटेड, तो जो भी लोगों का पीडीएफ से रिलेटेड क्वेरी है तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और वहाँ जो है सो आपको रेगुलर पीडीएफ साथ साथ आपको और भी वहाँ पर क्यूज़ वगैरह देखने को मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। साथ में अगर आप चाहते हैं बिना लिंक का ज्वाइन करना तो आप लोग को टेलीग्राम पे शिक्षा विद आयुष टाइप करना पड़ेगा। सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में आपका अपना चैनल दिख जाएगा, तो फिर आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेना, फिर आपको पीडीएफ वहाँ से रेगुलर मिलते रहेगा। तो ये दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 53। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सुमेलित कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके कुछ देश हैं, दूसरे तरफ जुड़े हुए उसकी राजधानियाँ हैं, तो आपको उनसे मिलान करना है। पहला क्वेश्चन है आपका श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका की कैपिटल सबों को पता है, नया पहले कैपिटल कोलंबो था, अभी क्या कर दिया गया, श्री जयवर्धने कोट्टे, ठीक है। श्री जयवर्धने कोट्टे श्रीलंका की कैपिटल है। मालदीव की बात करेंगे तो आपका जो है सो माले कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। मालदीव की कैपिटल हो जाएगी माले। म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार का कैपिटल हो जाएगा नई पैताब। और जिम्बाब्वे की कैपिटल की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे का कैपिटल हो जाएगा आपका हरारे। श्रीलंका हो, मालदीव हो, म्यांमार हो, तीनों एशियन कंट्री है। जिम्बाब्वे की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे आपका अफ्रीकन कंट्री है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, तो राइट कूट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही दोस्तों, एक चीज़ और देख लीजिएगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबों से कि अगर वीडियो आप सबों को अच्छा लग रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, वीडियो से अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा एनटीपीसी के रिव्यू में, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और अपने इसे शिक्षा विद आयुष के परिवार को बढ़ाने में आप सभी अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक किस भारतीय अर्थशास्त्री द्वारा रचित है। क्या बुक का क्या नाम है, तो ग्रोथ एंड फाइनेंस। बुक का नाम हमेशा याद रखना क्या है, ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक किस भारतीय अर्थशास्त्री द्वारा रचित है। तो देखिए, यह पुस्तक जो है आपका रचित है डॉक्टर सी रंगराजन के द्वारा। किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो डॉक्टर सी रंगराजन के द्वारा रचित पुस्तक है। बुक का क्या नाम है, ग्रोथ एंड फाइनेंस। ग्रोथ एंड फाइनेंस, तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बुक का नाम है ग्रोथ एंड फाइनेंस एंड राइटर हो जाएंगे डॉक्टर सी रंगराजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विलियम्स बहनें निम्नलिखित खेल के लिए जानी जाती हैं। तो देखिए, विलियम्स बहनें की बात करेंगे तो विलियम्स बहनें जो है सो आपकी अमेरिका की खिलाड़ी हैं, दोनों बहन, ठीक है। अमेरिका की प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। किस चीज़ की खिलाड़ी हैं, तो दोनों आपकी टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। किस चीज़ की खिलाड़ी हो जाएंगी, तो टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगी। क्या है, विलियम्स बहनें। अगर पूरा नाम देख लेंगे तो इनका नाम है, एक सब काफ़ी फेमस है, सेरेना विलियम्स, और दूसरी का नाम है वेनस विलियम्स। वेनस विलियम्स, तो सेरेना विलियम्स और वेनस विलियम दोनों बहनें हैं। दोनों जो है सो आपको टेनिस खेलने के लिए जानी जाती हैं और अमेरिका से दोनों हैं, अमेरिका की दोनों टेनिस प्लेयर हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स का एक क्वेश्चन था आपका, कमेंट बॉक्स में पीछे के वीडियोस में मैंने पूछा था कि हेम्योपैथी का जनक या उसकी संस्थापक की बात करेंगे, स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था हैनीमैन के द्वारा। ठीक है, हैनीमैन के द्वारा जो है सो स्थापना किया गया था। तो इस प्रश्न का भी कई लोगों ने सही उत्तर दिया है, जिनमें आपके एक घोष भाई हैं, वैभव बाबूजी हैं, उसके बाद एक अनूप बघेल भाई हैं। तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई कि आप सबों ने वीडियो को कंटिन्यू देखा, आपको कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन दिखा और आप सबों का एक सफल प्रयास है। आशा करते हैं ईश्वर से यही कामना है कि आप सबों को जीवन में सफलता मिले और आप लोग जिस संघर्ष के साथ, जिस लगन के साथ आप लोग अपने तैयारी को धार दे रहे हैं, ईश्वर भी आपको उसके प्रतिरूप फल देने की चेष्टा करें। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, अपना प्यार देते रहिएगा। आज के कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन भी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति को अगर बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर, तो कुल जो है सो आपके 21 गन की सैल्यूट, ठीक है, 21 गन से सैल्यूट किया जाता है, 21 गन से सैल्यूट किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की कौन सा भारतीय शहर विश्व कप फुटबॉल के लिए गेंदें निर्मित करता है। ठीक है, तो कौन सा भारतीय शहर है जो विश्व कप फुटबॉल के लिए गेंदें निर्मित करता है, तो वह शहर है आपका जालंधर। ठीक है, पंजाब का जालंधर शहर जो है, वहीं पे आपका क्या होता है, विश्व कप फुटबॉल का जो गेंद होता है उसका निर्माण किया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि रूस द्वारा भारत को अकूला द्वितीय श्रेणी की नेरपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दी गई। इसका भारतीय नाम क्या रखा जाना है। तो देखिए इसका भारतीय नाम जो रखा जाना है, उसका भारतीय नाम रखा जाएगा INS चक्र। ठीक है, क्या रखा जाएगा, INS चक्र। क्या क्वेश्चन था कि रूस द्वारा भारत को अकूला द्वितीय श्रेणी की नेरपा परमाणु पनडुब्बी सौंपी गई है, इसका क्या नाम रखा जाना है, तो INS चक्र जो है सो इसका नाम रखा जाएगा। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कौन नहीं हो जाएगा, तो ताइवान। तो 7th के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ताइवान है, ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। देखिए इसके पीछे भी एक अलग कहानी है। आपको जैसा कि पता होगा कि ताइवान जो है आपका चाइना के बगल में एक छोटा सा कंट्री है। इसके लेके विवाद क्या होता है कि चाइना जो है सो इसको एक दूसरा देश नहीं मानता है। चाइना कहता है कि यह चाइना का ही अभिन्न अंग है, लेकिन ताइवान बोलता है कि हम जो है सो एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में अपने आप को साबित करना चाहता है। अगर देखेंगे लॉजिकली देखेंगे तो आपका ताइवान अपनी जगह पे सही है, लेकिन चाइना का क्या है कि कुछ उसकी पॉलिसी अलग है, जिस वजह से वह ताइवान को अपना देश बताता है, अपना अभिन्न अंग बताता है। हुआ था आपका कि जब चाइना में आपका गृह युद्ध चला था, उस वक्त क्या हो गया था कि ताइवान में जो भी लोग बसे हैं तो उन सबों को का एक अलग आइडियोलॉजी था, और जो अभी चाइना में है तो उनका अलग आइडियोलॉजी था। तो उन सभी को क्या किया गया था कि वहाँ से निकल के उन लोग चाइना से निकल के, और चाइना के बगल में एक पहले द्वीप हुआ करता था, उसका नाम था फॉर्मूसा। ठीक है, तो इसी से आपका कभी क्वेश्चन भी दिखता है कि ताइवान का पुराना नाम क्या है, तो फॉर्मूसा उसका नाम है। तो वहाँ पे लोग चले गए थे और वह अपने आप को एक स्वतंत्र देश ताइवान के रूप में घोषित किए, लेकिन यूनाइटेड नेशन भी जो है सो उसको देश का दर्जा नहीं देता है। साथ में बहुत ऐसे देश हैं जो कि ताइवान से रिश्ता जो है सो बनाने से डरते हैं, जैसे जिसमें अगर देखेंगे तो भारत भी थोड़ा सा इसमें संकोच लेता है, लेकिन अभी तो धीरे धीरे भारत जो है ताइवान की तरफ एक दूसरा पॉलिसी इसका चल रहा है। लेकिन ताइवान को कोई देश नहीं मानता है देश, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि अगर ताइवान का सपोर्ट में अगर कोई आ जाता है तो चाइना जो है सो उनके विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन भी ताइवान को जो है सो देश का दर्जा नहीं दे रहा है। इसके पीछे मुख्य रीजन यही है कि चाइना जो है सो यूनाइटेड नेशन पर दबाव लगातार बनाए हुए है, यही चीज़ है। ऐसा ही कुछ आपका अगर केस देखेंगे तो हांगकॉन्ग के साथ भी, हांगकॉन्ग का खैर अलग कहानी है, लेकिन ये आपका ताइवान से रिलेटेड कुछ भी था जो कि मैंने आप सबके के सामने रखने का प्रयास किया। साथ में देख लीजिए अगर ग्रीस की बात करेंगे तो ग्रीस का कैपिटल अगर देख लीजिए, ग्रीस का कैपिटल आपका हो जाएगा एथेंस। ठीक है, ग्रीस का कैपिटल देखेंगे तो ग्रीस का कैपिटल हो जाएगा एथेंस। ताइवान की बात करेंगे तो ताइवान का कैपिटल हो जाएगा ताइपेई। पुर्तगाल की कैपिटल की बात करेंगे तो लिस्बन हो जाएगा इसका कैपिटल, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो जाएगा कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो जाएगा कैनबरा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कुछ कथन है, 4 कथन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए पहला कथन है आपका कि भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, तो यह कथन आपका सही है। दूसरा है कि भारत में सबसे ऊंचा झरना गोरसाप्स गुजरात में स्थित। देखिए सबसे पहले तो जोग और गोरसाप्स जो है यह आपका गुजरात में नहीं है, कर्नाटक में है। ठीक है, जोग और गरसाप्स की बात करेंगे तो ये आपका कर्नाटक में स्थित एक झरना है। और बात रही ऊंचा की, तो भारत में जो है सो यह ऊंचा नहीं, भारत की सबसे ऊंचा फॉल है केम्प्टी फॉल्स। ठीक है, केम्प्टी फॉल। और केम्प्टी फॉल की बात करेंगे तो यह आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में यह आपका हो जाएगा। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कथन असत्य है। बाकी भी 2 ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। देखिए यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, लेकिन आइए इसको भी समझ लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात होगी तो वो आपका K2 होगा, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर देखिएगा तो तत्कालीन भारत का जो आपका अधिकार क्षेत्र है, तो K2 उस अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अगर बात करेंगे K2 का, तो K2 जो है आपका POK वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, K2 जो है आपका POK वाले क्षेत्र में आता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गॉडविन ऑस्टिन, तो उस तरह से देखेंगे तो यह आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अवस्थित, ठीक है, भारत में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह हो जाएगा आपका कंचनजंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जो कि आपका सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, तो भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा। लेकिन अगर POK को देखेंगे तो एक विवादित है, जगह है, तो वहाँ से भी आप लोग इसका आंसर उठा सकते हैं। ठीक है, तो चोटी जो गॉडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत के अधिकार क्षेत्र में यह आपका नहीं आता, या POK के अधिकार क्षेत्र में आने वाले में जगह में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन 4 है कि भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है। तो यह भी आपका सही है कि सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा हो जाएगा? हावड़ा ब्रिज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित महासागर में किस महासागर में सारगैसो संबंधित है। तो देखिए सारगैसो जो है एक तरह का सागर है, इससे भी आपको बता देते हैं। सारगैसो सागर के बारे में अगर देखेंगे तो सारगैसो सागर जो है यह आपका पड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। और सारगैसो के बारे में एक और चीज़ देख लीजिए कि यह एक क्या होता है सारगैसो जो है यह आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक यहाँ पे इस टाइप से समझिए क्षेत्र है। बाकी सभी तरफ क्या होती है, आपकी जलधाराएं चलते रहती हैं। ठीक है, जलधाराएं चलती रहती है, लेकिन यह जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, यह जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है कि जल जो है एकदम शांत होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई धाराएं नहीं होती, एकदम शांत होती है। और यहाँ पे जो है सो आपका एक घास होता है। ठीक है, और सारगैसो सागर को के पास जाएंगे तो ऊपर पूरा एकदम घास एकदम बिछा होता है, यहाँ पे आपको पानी नहीं दिखेगा। और उस घास को जो है सो सारगैसम बोलते हैं। ठीक है, उस घास को सारगैसम बोलते हैं, और उसी से जो है सो इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया। ठीक है, उसी से इसका नाम क्या रखा गया? सारगैसो सागर इसका नाम रखा गया है। तो देखेंगे तो सारगैसो सागर कहाँ पे है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। देखिए अटलांटिक महासागर एक ही है। अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो कुल अगर भारत में महासागर की विश्व में कुल महासागर की बात करेंगे तो कुल 5 महासागर हैं। अगर क्षेत्रफल के आधार पे देखेंगे तो सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा, फिर आपका अटलांटिक हो जाएगा, फिर हिंद महासागर हो जाएगा, फिर अंटार्कटिक होगा, और सबसे छोटा आर्कटिक होगा। तो अटलांटिक महासागर जो है उसको हम लोग, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अटलांटिक महासागर किस आकार का है, तो देखिए इस टाइप के इस आकार का है अटलांटिक महासागर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, फिर नीचे में यहाँ पे साउथ अमेरिका है, इधर की बात करेंगे तो यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे आपका अफ्रीका आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एशिया है, फिर नीचे में इधर आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो यही इस आकार का, तो यहाँ से एक तरह से समझिए कि एक विभाजन है, और जो कि आपका ऊपर के अटलांटिक महासागर को उत्तर नाम दिया जाता है, और नीचे के अटलांटिक महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर का नाम दिया जाता है। तो यह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे लगा कि आप सबों के साथ शेयर करना चाहिए। तो सारगैसो की बात करेंगे तो अगर अटलांटिक ऑप्शन में दिखे तो सिर्फ अटलांटिक लगाएंगे, ऐसे आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका सारगैसो सागर है, यूरोप के पास में ही आपका यह पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ नृत्य हैं, लोक नृत्य और संबंधित राज्य हैं, तो आइए इनका मिलान करते हैं। पहला है बिहू नृत्य। तो बिहू सबको पता है, असम का नृत्य है,
काला नृत्य की अगर बात करेंगे तो काला नृत्य जो है यह आपका महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, काला नृत्य कहाँ पे, तो काला नृत्य महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। साथ ही अगर बैम्बू नृत्य की बात करेंगे तो बैम्बू नृत्य नागालैंड में और डांडिया गुजरात का नृत्य है। तो इस तरह से देखेंगे तो प्रश्न से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th है कि निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब 2009 जीतने वाला पहला भारतीय था। तो देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे AR रहमान। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, AR रहमान। और किस वर्ष इन्हें यह अवार्ड मिला था, तो 2009 में इन्हें यह अवार्ड मिला था। और AR रहमान आपके म्यूजिक के क्षेत्र से आते हैं, अनु मलिक भी आपके उसी क्षेत्र से आते हैं। शिव कुमार शर्मा की बात करेंगे तो एक संतूर वादक हैं। जाकिर हुसैन के बारे में सबों को पता ही है कि मशहूर तबला वादक हैं। और देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है इसकी शुरुआत आपका देखेंगे तो 1944 में हुआ था। ठीक है, 1944 में हुआ था इसका। और इसको जो है सो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है यह आपका अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला एक अवार्ड है। और यह जो है सो आपका फिल्म और कह सकते हैं कि टीवी जगत के क्षेत्र से, फिल्म और टेलीविज़न जगत के क्षेत्र से दिया जाने वाला आपका पुरस्कार है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत की तरफ से पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला था, तो AR रहमान को। किस वर्ष, 2009 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब संपन्न हुआ। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो है यह आपका संपन्न हुआ था 1960 में। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है सो यह आपका समझौता पे जो है सो हस्ताक्षरित हुआ था। और इस समझौते से क्या था, देखिए जैसे कि आप अगर बात करेंगे पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र में, तो यहाँ सबसे पहले देखिए सबसे ऊपर में आपकी सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बाद करेंगे तो सिंधु के बाद आपका झेलम है। झेलम के बाद फिर आपका रावी है। झेलम के बाद आपका चिनाब है। चिनाब के बाद रावी है। रावी के बाद ब्यास और फिर उसके नीचे सतलज। तो यह 6 नदियाँ का आपको पहले क्रम देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपका सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, चिनाब के बाद आपका रावी, रावी के बाद ब्यास और सतलज। तो इसमें कहा क्या गया था सिंधु जल समझौता में कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ठीक है, ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सा, तो आपका झेलम, चिनाब और झेलम, सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है, सिंधु, झेलम और चिनाब, इस तीनों नदी का 80% जो पानी होगा वह पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% जो पानी होगा वह भारत उपयोग करेगा। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, ठीक है, नीचे की जो आपको 3 नदियां दिखेंगी जिसमें कि आपका रावी, ब्यास और सतलज है, तो इसका 80% पानी भारत उपयोग करेगा और 20% पानी जो है सो पाकिस्तान उपयोग करेगा। तो यह जो है सो आपका इस दोनों के बीच का एक समझौता था। ठीक है, जिसको कि आपका सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। और कब यह समझौता हुआ था, तो 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह संपन्न कराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि सलमान रुश्दी के नवीनतम उपन्यास का नाम क्या है। तो सलमान रुश्दी की बात करेंगे तो सलमान रुश्दी की नवीनतम उपन्यास क्या हो जाएगी, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। ठीक है, बुक का क्या नाम है, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। किसकी लेखक है, तो सलमान रुश्दी की। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर काफ़ी आपका फेमस टेम्पल है। और यह जो है आपका स्थित है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यह स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर बात करेंगे तो इसके उत्थान में या फिर इसके पुनर्निर्माण की बात करेंगे, या फिर इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर में काफ़ी ज़्यादा योगदान जो है सो इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई होलकर का रहा है। उन्होंने जो है सो विश्वनाथ मंदिर के छत के ऊपर का जो जीर्णोद्वार वगैरह था उन सबों का काम करवाया था। तो काफ़ी ज़्यादा जो है सो एक तरह से कह सकते हैं, तो प्रश्न पूछा भी जाता है कई बार कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है सो सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा था, तो रानी अहिल्याबाई होलकर का, जो कि इंदौर की महारानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए लोसांग उत्सव की बात करेंगे तो लोसांग उत्सव आपका मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, भारतीय राज्य सिक्किम में आपका लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए 4 जनवरी को अपना पड़ोसी देश है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की स्वतंत्रता दिवस जो है सो 4 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान 14 अगस्त को। ठीक है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले।
ठीक है। भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, म्यांमार का नई पेताब, मलेशिया का कुआलालंपुर और इंडोनेशिया का जकार्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो डीवीडी क्या होता है, एक तरह का आपका स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल विजुअल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो प्रश्न नंबर 17 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल बहुमुखी डिस्क। ठीक है, डिजिटल विजुअल डिस्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डीवीडी का। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है। तो देखिए बार्क की बात हो रही है, ठीक है, बार्क की बात हो रही है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वर्तमान निदेशक कौन हो जाएंगे। तो इसके वर्तमान निदेशक हो जाएंगे अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, कौन हो जाएंगे, अजीत कुमार मोहंती। और बार्क से आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था पीछे कल के आपके मतलब 11 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में। ठीक है, 11 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 में हुई थी। तत्काल में इसके जो है सो वर्तमान निदेशक हो जाएंगे अजीत कुमार मोहंती। और साथ ही में अगर देखेंगे तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय है ट्राम्बे में। ठीक है, ट्राम्बे मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो आपका स्टैटिक जीके से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, खास करके ये जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है सबका रिलेटेड है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में मैंने पीछे कई बार बताया था कि इसके स्थापना को लेके या फिर इसके अध्यक्ष या फिर इसके मुख्यालय को लेके। तो इसका जो है सो स्थापना कब हुआ, 1954 में। और यह प्रश्न आपका पूछा गया था। साथ ही 1954 और याद क्या रखना है, तो भारत रत्न की शुरुआत इसी वर्ष हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है। तो देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करेंगे तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है यह आपका शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय की एक पहल है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो प्रश्न नंबर 19 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन सा मंत्रालय क्या करता है, भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है। तो देखिए यह पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है सो किसी भी जीव जंतु की हत्या पर जो अगर रोक लगाया जाता है तो वह आपका भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह रोक लगाया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 53 खत्म होता है। आइए 54 को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबों से, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो देखिए भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कहा जाता है यह कहा जाता है स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और यह बात करेंगे ज्वालामुखी की तो यह आपका भूमध्य सागर में ही स्थित है। और अधिकार क्षेत्र की बात करेंगे तो इस पर जो है सो आपका इटली का अधिकार है। ठीक है, इटली का अधिकार है किस ज्वालामुखी पे, तो स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी पे। साथ ही अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो बी जो है आपका फ्यूजियामा, तो फ्यूजियामा जो है सो आपका जापान में। ठीक है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो यह आपका जापान में है। नेक्स्ट देखते हैं सेंट हेलेना। तो देखिए सेंट हेलेना की बात करेंगे तो सेंट हेलेना जो है यह आपका जो है सो ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, इस पर ब्रिटिश अपना आधिपत्य बनाए हुए हैं। और स्थान की बात करेंगे तो अभी मैंने जो बताया नीचे का जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है उस क्षेत्र में आपका सेंट हेलेना पड़ता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्रैम्बोली को। और क्या है, यह एक प्रकार का ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम ने महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो किस खेल की टीम में महिला और तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, तो यह जो है सो आपका कार्फ बॉल। ठीक है, कार्फ बॉल के खेल में जो है सो एक टीम में पुरुष और महिला दोनों खेल सकते हैं। ठीक है, कौन सा खेल हो जाएगा, कार्फ बॉल। तो कार्फ बॉल के खेल में पुरुष और महिला दोनों इस खेल को खेल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक तरफ आपके नाम है, संबंधित खेल हैं, तो आइए इनका मिलान करना है। पहला नाम आपको दिख रहा है डोला बनर्जी, ठीक है, कौन सा नाम है, डोला बनर्जी। तो डोला बनर्जी की बात करेंगे तो यह आपकी तीरंदाजी, ठीक है, आर्चरी से संबंधित है। अपर्णा पोपट की बात करेंगे तो अपर्णा पोपट जो है यह आपके संबंधित हो जाएंगे, अपर्णा पोपट की बात करेंगे तो अपर्णा पोपट संबंधित हो जाएंगे बैडमिंटन से, ठीक है। अपर्णा पोपट किससे संबंधित हो जाएंगे, तो यह आपके बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे। अनुजा ठाकुर की बात करेंगे तो अनुजा ठाकुर संबंधित हो जाएंगे स्नूकर से। और परिमार्जन नेगी, तो परिमार्जन नेगी यह आपके शतरंज खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो प्रश्न से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थर्ड नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो पीछे के भी सेट में प्रश्न आया था, यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो है सो अज्ञेय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तो फोर्थ नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपको, एक तरफ संस्थाएं हैं और उनसे संबंधित मुख्यालय हैं, तो इनका आपको मिलान करना है। पहला है आपका WTO, तो WTO का आपका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा जिनेवा में, ठीक है। दूसरा है आपका IBRD, तो IBRD के अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा वाशिंगटन में। तीसरा है आपका FAO, तो FAO की बात करेंगे तो FAO का आपका मुख्यालय हो जाएगा रोम में। और IAEA का मुख्यालय हो जाएगा आपका वियना में। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा आपका, तो फिफ्थ नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही में अगर देख लीजिए WTO की बात करेंगे तो WTO आपका क्या हो जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। IBRD की बात करेंगे तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर बात करेंगे FAO की तो FAO आपका होता है फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन। साथ में IAE क्या होता है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे होगा, वियना में। और यह भी जो है सो आपका 11 तारीख में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न से राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मुख्यालय सबों का हम लोगों ने देख लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका जिनेवा में होगा, IBRD का मुख्यालय आपका वाशिंगटन में होगा, FAO का होगा रोम में, और एटॉमिक एनर्जी का होगा वियना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो किस जनसंख्या की बात हो रही है, तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की बात हो रही है। तो देखिए, तो आपका सबसे पहले हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे पहले नंबर पे आपका लक्षद्वीप होगा। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे मेघालय होगा। तीसरे पे आपका मिजोरम होगा और चौथे पे नागालैंड होगा। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। एक तरफ आपके कुछ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानियां हैं, तो इनका आपको मिलान करना है। पहला देखिए, युगांडा की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो युगांडा का कैपिटल आपका कंपाला होता है। दूसरा, यूक्रेन की कैपिटल की बात करेंगे तो कीव होगा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना होगी और चिली का कैपिटल आपका सेंटियागो होगा, ठीक है। युगांडा का कंपाला, यूक्रेन का कीव, ऑस्ट्रिया का वियना और चिली का कैपिटल सेंटियागो। तो प्रश्न से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए, ठीक है। 7th के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो पीछे के भी सेट में आया था, महावीर पुरस्कार जो है आपको अदम्य साहस या वीरता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। महावीर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो अदम्य साहस और वीरता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो कौन सा मुद्रा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नहीं होता, तो RS10, RS5, RS2 जो है तीनों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी होता है, लेकिन RE1 जो होता है यह रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और अभियांत्रिकी मेगा प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और अभियांत्रिकी मेगा प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो यह आपका स्थित है पेरिस में, ठीक है। कहाँ पे स्थित हो जाएगा, पेरिस में। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है तेंजिंग नोरगे किससे संबंधित है। तो अगर तेंजिंग नोरगे की बात करेंगे तो तेंजिंग नोरगे जो है यह आपके संबंधित हो जाएंगे किससे, तो तेंजिंग नोरगे आपके संबंधित हो जाएंगे पर्वतारोही। ठीक है, यह क्या थे, तो यह एक प्रकार के एक प्रकार बोल रहे हैं, यह आपके जो है सो पर्वतारोही थे। और कहाँ के थे, तो यह जो है यह आपके नेपाल से। ठीक है, कहाँ से हो जाएंगे, तो यह आपके नेपाल से हैं, नेपाल से हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हो जाएंगे आपके तेंजिंग नोरगे और सर एडमंड हिलेरी। तो तेंजिंग नोरगे आपके हो जाएंगे नेपाल से, और एडमंड हिलेरी की बात होगी तो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 की एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो होगा वह हो जाएगा आपका पीटर बेंसन्स लंदन में। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो पीटर बेंसन्स लंदन में। तो प्रश्न से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कितने कृषि उपज के लिए एमएसपी, ठीक है, कितने कृषि उपज के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। तो देखिए एमएसपी की जो घोषणा की जाती है वह कुल 24 प्रकार की फसलों या उपजों के लिए जो है सो आपकी एमएसपी की घोषणा की जाती है। और एमएसपी की अगर बात करेंगे तो एमएसपी का आपका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका होता है एमएसपी। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है एमएसपी। देखिए एमएसपी होता है आपका एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, और देखेंगे तो आपका एग्रीकल्चर से ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे कि गवर्नमेंट एक एमएसपी निर्धारित करती है कि अगर आप उसको गवर्नमेंट के थ्रू अगर सेल करते हैं अपने उस प्रोडक्ट को, तो आपको उतना मिनिमम दिया जाएगा चाहे उसकी रेट कुछ भी हो। ठीक है, तो एक आपको जो एक तरह से देखेंगे तो कृषि से संबंधित है, और आपका खास करके एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स का एक टर्म है एमएसपी। फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो कुल जो है यह 24 फसलों के लिए इसकी घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। ठीक है, तो किसने खुले द्वार की नीति अपनाई है, तो चाइना ने। ठीक है, चाइना ने खुले द्वार की नीति अपनाई है। ठीक है, चाइना ने क्या किया, खुले द्वार की नीति अपनाई है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नाइट एट कॉल सेंटर पुस्तक के लेखक कौन है। बुक का क्या नाम है, तो बुक का नाम है आपका वन नाइट एट कॉल सेंटर। ठीक है, बुक का क्या नाम है, वन नाइट एट कॉल सेंटर। देखिए इस तरह का जो भी आपका बुक दिखे, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू वाला वन नाइट एट कॉल सेंटर हो गया, 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ या 2 स्टेट है, इस तरह का जो भी बुक है ज़्यादातर के लेखक आपके चेतन भगत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बुक के भी लेखक आपके कौन है, चेतन भगत। बुक का क्या नाम है, वन नाइट एट कॉल सेंटर। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके चेतन भगत। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो कब, तो देखिए 12 जनवरी को और कौन सा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह जो है सो आपका स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को जो है सो राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो यह आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में, उनकी जयंती पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की। तो देखिए फिक्की की बात करेंगे तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, और इस तरह के प्रश्न जो है सो आपका एनटीपीसी में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, क्या फुल फॉर्म हो जाएगा फिक्की का, तो फिक्की का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो फिक्की का फुल फॉर्म हो जाएगा। प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का राजकीय फूल। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग स्पीडी का जो बुक है उसमें आपका बीच में कंटेंट है आपका राज्य विशेष, तो उसको देखिएगा, उस सब चीज़ में आपका पूछा जाएगा। तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अभी प्री में तो यह चीज़ आपका अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर मेंस की बात करेंगे तो मेंस में आपका जो भी बोर्ड होगा तो उस वह बोर्ड आपका जिस स्टेट में होगा तो उस स्टेट के बारे में आप लोग अच्छे से थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा। करेंट हो, हिस्टोरिकल हो, जियोग्राफिकल, हर तरह का जो है सो नॉलेज उस स्टेट के बारे में होना चाहिए। तो देख लीजिए झारखंड की एक बात करेंगे तो झारखंड का अगर राजकीय फूल की बात करेंगे तो झारखंड का जो राजकीय फूल हो जाएगा वह आपका हो जाएगा पलाश। ठीक है, झारखंड का राजकीय फूल क्या हो जाएगा, तो वह आपका झारखंड का राजकीय फूल होगा पलाश।
तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है। तो बात करेंगे अगर कुर्दिश की, तो कुर्दिश जो है यह आपके इराक से संबंधित है। ठीक है, इराक का एक जातीय समुदाय है, क्या नाम है, तो कुर्दिश। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो प्रश्न क्या है कि किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो यह किया था फेडरिक टेलर ने। ठीक है, फेडरिक टेलर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 55। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 55 का आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सुमेल करना है। एक तरफ आपके लोकप्रिय कॉमिक चित्ररत्न हैं और दूसरे तरफ उसके लेखक हैं। तो मतलब एक तरफ आपका लोकप्रिय मतलब कॉमेडी कैरेक्टर हो जाएगा और साथ में जो है सो आपके कॉमेडी नहीं कॉमिक कैरेक्टर होगा और साथ में जो है सो उनके राइटर हो जाएंगे। पहला है आपका स्पाइडरमैन। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन की बात करेंगे तो स्पाइडरमैन के लेखक हो जाएंगे स्टैनली एंड स्टीव डिटैको। दूसरे हैं सुपरमैन। तो सुपरमैन की बात करेंगे तो जेरी सीगल एंड जो शूस्टर हो जाएंगे। बैटमैन की बात करेंगे तो बॉब केन एवं बिल फिंगर इसके हो जाएंगे। और मिकी माउस की बात करेंगे तो वाल्ट डिज्नी एवं उब इक्वर्स। तो सिर्फ अगर इस प्रश्न को देखें ऑप्शन नंबर डी को, तो यह प्रश्न आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था कि मिक्की माउस का लेखक कौन है। तो वाल्ट डिज्नी इसके लिए राइट आंसर होगा, वाल्ट डिज्नी एवं उब इक्वर्स। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब्राहम लिंकन ऐसे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जिनको कि इस प्रश्न से कि जिनको आपका नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त है। बाकी के तीनों जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपका थियोडर रूजवेल्ट हो, वुड्रो विल्सन हो और जिमी कार्टर, तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। अगर थियोडर रूजवेल्ट की बात करेंगे तो इनको जो है सो आपका 1906 में, ठीक है, 1906 में नोबेल पीस प्राइज मतलब नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वुड्रो विल्सन की बात करेंगे तो वुड्रो विल्सन को आपको 1919 में, ठीक है, 1919 में इनको भी नोबेल शांति पुरस्कार ही। और जिमी कार्टर की बात करेंगे तो जिमी कार्टर को 2002 में, ठीक है, जिमी कार्टर को 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से ही सम्मानित किया। तो तीनों ऑप्शन जो है तीनों आपको जो है सो नोबेल शांति पुरस्कार ही दिया गया है। बात करेंगे इस प्रश्न के लिए तो अब्राहम लिंकन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। इस प्रश्न से देखेंगे तो प्रश्न नंबर 2 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। तो देखिए स्वर्णिम द्वार के नगर की बात करेंगे तो सैन फ्रांसिस्को को, ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में शहर है सैन फ्रांसिस्को, इसको जो है सो आपका क्या कहा जाता है, तो स्वर्णिम द्वार का नगर। ठीक है, स्वर्णिम द्वार का नगर किसको कहा जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को को। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि सन 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कब की जनगणना, तो 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है आपका भारत का लिंगानुपात 943/1000 है। तो देखिए भारत का लिंगानुपात जो है 943/1000 है। तो यह प्रश्न सही है, मतलब क्या कि प्रति 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। साथ ही अगर दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात, ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात कितना है, तो 919 बच्चे मतलब 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। और तीसरा देखेंगे तो आपका भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है। तो यह भी आपका सही है कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो केरल में हो जाएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो यह आपका जो है सो हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में और अधिकतम लिंगानुपात केरल में। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भविष्य में उत्तरी ध्रुव पर अमेरिका एवं यूरेशिया महाद्वीप के टकराने से निर्मित सुपर कॉन्टिनेंट में कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं होगा। तो देखिए अगर आपका अमेरिका और यूरेशिया जो आपका एशिया और
एशिया और यूरोप से मिलके जो बना है यूरेशिया, तो ये सभी कॉन्टिनेंट जब आपके उत्तरी ध्रुव पे धीरे धीरे ऊपर जाके मिलने लगेंगे तो फिर आपका एक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जो कि आपका सबों से अलग हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यूरेशिया एक टर्म है जो कि आपको यूज़ किया जाता है। देखिए, एशिया एक अलग कॉन्टिनेंट है, यूरोप अलग है, और यूरेशिया की बात करेंगे तो यूरोप और एशिया एक तरह से देखेंगे तो आपका फिजिकली पूरे तरीके से डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, बीच में आपका एक यूराल माउंटेन है जिससे आपका एशिया और यूरोप अलग होता है। तो अगर पूरे को देखेंगे तो पूरे के क्षेत्र को आपको यूरेशिया बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की प्रख्यात गायक हाजी सुजान खान। ठीक है, गायक के क्या नाम है? तो हाजी सुजान खान का संबंध है। तो देखिए, प्रख्यात गायक अगर हाजी सुजान खान की बात करेंगे तो हाजी सुजान खान है, इनका जो है सो आपका संबंध है आगरा घराने से। ठीक है, आगरा घराने से इनका संबंध है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रख्यात गायक हाजी सुजान खान आगरा घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि नूनमती क्या है? ठीक है, अगर बात करेंगे नूनमती की तो नूनमती जो है यह आपका एक प्रकार का तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, नूनमती क्या है? तो यह आपका तेल शोधन कारखाना है, और इस कारखाने की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका गुवाहाटी में है। ठीक है, तेल शोधन कारखाना कहाँ पे हो जाएगा? तो असम में। ठीक है, असम के गुवाहाटी में जो है सो आपका नूनमती तेल शोधन कारखाना है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? तो टर्म क्या यूज हुआ है? राष्ट्रगीत। ठीक है, तो राष्ट्रगीत दूसरा शब्द है, राष्ट्रगान दूसरा शब्द है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान आपका जनगण मन। तो राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, यह किसका एक अंश है? तो यह जो है सो आपका आनंद मठ का एक अंश है। ठीक है, किसका अंश है? तो यह आपका आनंद मठ का एक अंश है। साथ में अगर देखेंगे तो अगर आनंद वंदे मातरम के बारे में, तो वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो वंदे मातरम के रचयिता हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके रचयिता हो जाएंगे। आनंद मठ, सॉरी, हाँ, आनंद मठ के, और आनंद मठ से ही जो है सो आपका वंदे मातरम लिया गया है। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक तरफ आपके कुछ बोर्ड हैं और उनके मुख्यालय हैं। तो पहला है आपका कॉफ़ी बोर्ड। तो कॉफ़ी बोर्ड के अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो कर्नाटक के बेंगलोर में हो जाएगा। रबर बोर्ड की बात करेंगे तो रबर बोर्ड का जो मुख्यालय होगा यह आपका हो जाएगा कोट्टयम में। ठीक है, केरल के कोट्टयम में जो है सो इसका मुख्यालय हो जाएगा। चाय बोर्ड की बात करेंगे तो चाय बोर्ड का मुख्यालय आपका हो जाएगा कोलकाता में। और तंबाकू बोर्ड की बात करेंगे तो तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आपका गुंटूर में होगा। गुंटूर कहाँ पे है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कोट्टयम की बात करेंगे तो यह आपका केरल में पड़ता है। ठीक है, कोट्टयम कहाँ पे हो जाएगा? केरल में। तो फिर से देख लीजिए, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में, रबर बोर्ड कोट्टायम में, चाय बोर्ड की बात करें कोलकाता, और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो प्रश्न से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन सी हो जाएगी? तो कौन सा पुरस्कार है? तो पद्म श्री। ठीक है, पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री। ठीक है, पहली भारतीय अभिनेत्री कौन हो जाएंगी? तो इस प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पद्म श्री पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हो जाएंगी नरगिस दत्त, और इनको क्या है, राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था नरगिस दत्त को। साथ में मशहूर अभिनेता सुनील दत्त साहब की पत्नी थी, संजय दत्त की माँ थी। और तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि बोरोवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि बोरोवली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में है आपका बोरोवली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका आप देखेंगे बोरोवली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो इसका अभी नया नाम जो है सो आपका संजय गांधी उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, बोरोवली राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या कर दिया गया? तो संजय गांधी उद्यान, और यह है कहाँ पे? तो यह आपका महाराष्ट्र के मुंबई में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि मैजिक सिटी, फ्लैश टाउन, गोल्डन रॉक और बेडिंग केक सिटी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? तो कौन कौन सा उपनाम है? तो मैजिक सिटी हो जाएगा, फ्लैश टाउन है, गोल्डन रॉक है, बेडिंग केक, तो इस तरह के उपनाम हैं। और कौन सा शहर जो है इन उपनामों से विख्यात है? तो वह शहर हो जाएगा आपका ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो। ठीक है, कौन सा शहर हो जाएगा? ग्लासगो। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14
14th की अगर बात करेंगे तो 14th क्वेश्चन आपका होगा सिटी ऑफ रैट्स। ठीक है, सिटी ऑफ रैट के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो सिटी ऑफ रैट्स के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो यह आपको जाना जाता है मैक्सिको सिटी को। ठीक है, मैक्सिको सिटी मतलब कहाँ की? मैक्सिको की कैपिटल हो जाएगी। अब साउथ नॉर्थ अमेरिकी देश मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, और इसको सिटी ऑफ रैट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ रैट्स के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की वेदांतांगल। ठीक है, वेदांतांगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए वेदांतांगल अभ्यारण्य की बात करेंगे तो वेदांतांगल अभ्यारण्य जो है यह आपका तमिलनाडु में, ठीक है, वेदांतांगल अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में स्थित अभ्यारण्य है। ठीक है, वेदांतांगल अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो देखिए विद्यापति की अगर बात करेंगे तो विद्यापति जो है सो एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे मैथिली भाषा की। ठीक है, मैथिली भाषा के लेखक थे। और साथ में अगर विद्यापति के बारे में देखेंगे तो यह आपके बिहार के समस्तीपुर जिले, ठीक है, बिहार के समस्तीपुर जिले में एक बहुत बड़ी जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कि आपका धार्मिक स्थल है जो कि विद्यापति को ही समर्पित है। विद्यापति धाम उस जगह को बोला जाता है। तो अगर आप लोग बगल अगल में हैं तो उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा, काफ़ी जो है सो आपको अच्छा लगेगा। और बिहार टूरिज्म के लिए जो है सो एक अनोखा प्लेस भी है, देख सकते हैं। तो विद्यापति कहाँ पे है? समस्तीपुर में, और विद्यापति जगह का भी नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि त्यागराज को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो त्यागराज की बात करेंगे तो त्यागराज को जो है सो किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो उनको संगीत के लिए। ठीक है, त्यागराज जो है सो संगीत के क्षेत्र में जो है सो अदम्य योगदान के लिए उनको जाना जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश है। तो यह प्रश्न जो है सो आपका 2016 में भी पूछा गया था एनटीपीसी में। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित जो आकाश है यह क्या है? तो यह आपका एक प्रकार का मिसाइल है जो कि सतह से हवा में मार करता है। ठीक है, कहाँ से? तो यह आपका सतह से हवा में मार करने की मिसाइल है। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डीआरडीओ का। और डीआरडीओ के अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे हो जाएगा? डीआरडीओ का मुख्यालय आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली में। और वर्तमान में इसके निदेशक की बात करेंगे तो निदेशक हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी इसके अभी चेयरमैन हैं डीआरडीओ के। और इसका काम क्या है? तो मतलब भारतीय डिफेंस के लिए जो है सो तरह तरह के उपकरण को तैयार करना। तो डीआरडीओ का यही फुल फॉर्म होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि रॉबर्ट गॉलब्रथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? तो यह भी प्रश्न आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो देखिए रॉबर्ट गॉलब्रथ को आमतौर पर जेके रॉलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, रॉबर्ट गॉलब्रथ को जेके रॉलिंग के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? तो देखिए आपका सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा भी चिपको आंदोलन से संबंधित है। लेकिन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका होगा चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट जो है इनको यह चिपको आंदोलन से आपके जुड़े हुए भी थे। और साथ में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। साथ ही अगर बात करेंगे चंडी प्रसाद भट्ट की तो इनको गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रैक्टिस सेट आपका 56 और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? ठीक है, एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर की बात करेंगे तो एस चंद्रशेखर का जो नाम है वह आपका ब्रह्मांड के क्षेत्र से, ठीक है, ब्रह्मांड के क्षेत्र से इनका नाम जुड़ा है एस चंद्रशेखर का। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक तरफ आपके कुछ देश हैं और उनसे संबंधित जो है सो राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला है फुटबॉल। तो फुटबॉल सबों को पता है ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी की बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ साथ भारत का भी राष्ट्रीय खेल है आपका हॉकी। तीसरा है आपका फुटबॉल और शतरंज। तो फुटबॉल और शतरंज जो है सो रूस का
खेल है, रूस का आपका राष्ट्रीय खेल है। साथ में बैडमिंटन की बात करेंगे तो देखिए बैडमिंटन यह आपका गलत दिया गया है। प्रश्न से राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। प्रश्न से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन आपका गलत है ये चीज़, ठीक है। बैडमिंटन आपका मलेशिया का राष्ट्रीय खेल नहीं, बैडमिंटन जो है आपका इंडोनेशिया का, यहाँ पे आप शायद गलत मिसप्रिंट हो गया होगा, इंडोनेशिया का आपका राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। अगर मलेशिया की बात करेंगे तो मलेशिया का आपका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, उसको बोलते हैं सेपेल टकरोव, ठीक है, सेपेल टैक्रोव बोलते हैं उसको, सेपेल टैक्रोव। एक तरह से देखिएगा तो आपका एक फुटबॉल होता है, बॉल होता है जिसको पैर से मारा जाता है, बीच में नेट लगा होता है, और एक तरह से देखिए वॉलीबॉल का अगर आप लोग गेम देखे होंगे तो उसी टाइप का कुछ गेम है, लेकिन यहाँ पे जो है सो आपका पैर से उस गेम को खेला जाता है, उस टाइप का कुछ गेम होता है। और मलेशिया का आपका वही हो गया सेपेक टैक्रोव। और बैडमिंटन की बात करेंगे तो यह आपका इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। फुटबॉल ब्राज़ील का, हॉकी पाकिस्तान के साथ साथ भारत का, उसके बाद देखेंगे तो फुटबॉल और शतरंज रसिया का है। और भी अगर देख लेते हैं जैसे आपका पड़ोसी में जैसे चाइना है, तो चाइना की बात करेंगे तो चाइना का आपका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा टेबल टेनिस, ठीक है, चाइना का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस हो जाएगा। भूटान की राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो तीरंदाजी उसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, पूछा भी जाता है इस तरह का प्रश्न। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश में आपका कबड्डी राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, आपका पहला है एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। तो देखिए एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का जो आपका हेडक्वार्टर है वह आपका पुणे में, तो यह सही है। दूसरा है आपका मंझगांव डॉक, तो मंझगांव डॉक भी आपका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा है गार्डन रिच वर्कशॉप, यह भी आपका कोलकाता में स्थित है। तीसरा है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका चितरंजन में नहीं होगा, ठीक है, चितरंजन में नहीं होगा, इसका हेडक्वार्टर जो होगा वह आपका वाराणसी में होगा, ठीक है, वाराणसी में इसका हेडक्वार्टर होगा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन में अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है, ठीक है। तो नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन में अब तक पाए गए लक्षणों में क्या सम्मिलित है। तो नासा ग्रह पर अब तक जो है सो जल, जिप्सम और मीथेन की जो है सो उपलब्धता पता चल पाई है। किस किस चीज़ की, तो जल और जिप्सम और मीथेन मंगल ग्रह पर जो है सो इसकी उपलब्धता भी पाई गई है नासा के द्वारा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी। तो यह प्रश्न पीछे भी आया था, राइट आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर आपका ऑप्शन से है, बाकी भी अगर कोई पहाड़ी जगह होगा जो कि आपका हिली एरिया में है तो वह भी उसका आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शन पे भी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर में क्या होगा कि कभी भी जो है सो आपका सूर्य की जो किरण होगी वह लंबवत कभी भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफ क्या कि चारों तरफ से आपकी पहाड़ ही है वहाँ पे, तो इस तरह से आपका जो है सो सनरे जो होगा वह कभी भी लंबवत नहीं पड़ेगा। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए अगर व्यास सम्मान की बात करेंगे तो व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी आपकी चित्रा मधुगल, ठीक है, चित्रा मधुगल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। अगर व्यास सम्मान के संदर्भ में देखेंगे तो व्यास सम्मान जो है सो आपका 1991 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, और यह आपका एक तरह समझिए तो व्यास सम्मान भारत के लिए जो है सो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में। पहला तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार है, पता ही है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में भारत का व्यास सम्मान, और यह दिया जाता है आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है, तो 1991 से। और प्रथम महिला कौन हो जाएगी, तो चित्रा मधुगल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि जीएम फसलों के बारे में हमें प्रायः सुनते हैं, और यह जीएम से तात्पर्य क्या है। तो जीएम से क्या तात्पर्य है, तो जीएम से आपका तात्पर्य है जेनेटिकल मॉडिफाइड, ठीक है, जेनेटिकल मॉडिफाइड एक तरह का जो है सो आपका जीएम टैग कह सकते हैं, जो कि आपका बीज होता है, और उस बीज से जो है सो आपका एक अच्छी उपज होती है, आपका एग्रीकल्चर का एक टर्म है, ठीक है। तो जीएम फसलों के बारे में प्रायः सुनते हैं, जीएम से क्या तात्पर्य है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 7 के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता युग प्रेक्षा प्रास्त है, ठीक है, क्या हो जाएगा कि भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता युग
प्रेक्षा प्राप्त है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अग्नि जो होगा सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, पहला है आपका गोरों की कब्र। तो देखिए गोरों की कब्र जो है सो गिनी तट को बोला जाता है। ठीक है, गिनी तट को गोरों की कब्र बोला जाता है, तो सही है। दूसरा है आपका लैंड ऑफ सेटिंग सन। तो लैंड ऑफ सेटिंग सन जापान को बोला जाता है, यह भी आपका सही है। तीसरा है आपका स्मारकों की नगरी। तो स्मारकों की नगरी आपका ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना को बोला जाता है, तो यह भी सही है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी के सभी आपके सुमेलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए रुक्मणी देवी की बात करेंगे तो रुक्मणी देवी का संबंध है आपकी भरतनाट्यम से। ठीक है, रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो आपको कुछ 4 बंदरगाह दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक नहीं है। तो देखिए अगर चेन्नई बंदरगाह की बात करेंगे तो चेन्नई बंदरगाह जो है यह आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं। बाकी तीनों जो अगर देखेंगे तो कोचीन हो, मुंबई हो या विशाखापट्टनम, तीनों जो है सो आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो देखिए ब्राइट्स रोग की बात करेंगे तो ब्राइट्स रोग जो है सो आपको किडनी को, ठीक है, बॉडी के किडनी को प्रभावित करता है, वृक्क को प्रभावित करता है। तो 12th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, कौन सा मंदिर है, कामाख्या देवी। तो देखिए कामाख्या देवी मंदिर जो हो जाएगा यह आपका कहाँ स्थित है, तो यह आपका स्थित है गुवाहाटी में। ठीक है, असम के गुवाहाटी में जो है सो आपका यह मंदिर स्थित है, कामाख्या देवी मंदिर। और एक तरह का आपका माता का शक्तिपीठ स्थल भी है, और जो कि आपका गुवाहाटी के समीप ही पहाड़ी पे स्थित है और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। इसको कामाख्या मंदिर को आमतौर पर कामरूप का मंदिर भी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कामरूप मंदिर। तो यह जो है सो आपका कहाँ है, तो गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत का पहला और विश्व का चौथा तथा एशिया का दूसरा नाइट सफारी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो यह जो है सो आपका ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो है सो इसको विकसित किया जा रहा है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की लोकप्रिय खेल के साथ साथ वहाँ की राष्ट्रीय खेल, ठीक है, लोकप्रिय खेल के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खेल है, उसका नाम है आपका बेसबॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेसबॉल। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। तो देखिए प्राचीन गणितीय गणना के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, तो अबेकस का। ठीक है, अबेकस का इस्तेमाल किया जाता था। तो अबेकस का जो है सो आपका बनाने वाले थे एक अबेकस नाम के ही वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक कैलकुलेटिव मशीन था अबेकस, उसका जो है सो आपका निर्माण किया था। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल किसको माना जाता है, फील्ड हॉकी को। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी को माना जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की यह कथन है कि मानव के लिए, ठीक है, मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग हो सकती है, किसके द्वारा कहा गया है, तो यह जो है सो आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा यह कथन कहा गया है। और यह प्रश्न आपका 2016 एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। क्या है प्रश्न, कि मानव के लिए एक छोटा सा कदम मानवता के लिए बड़ी छलांग हो सकती है, किसके द्वारा कहा गया है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि इनमें से कौन सा गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। यह भी आपका एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, और इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा लीलावती। ठीक है, लीलावती पुस्तक जो है मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है, और इसके लेखक की बात करेंगे तो इसके लेखक हो जाएंगे भास्कर। ठीक है, भास्कर द्वितीय इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की विश्व की सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार का नाम क्या है। तो देखिए विश्व की सबसे अंग्रेजी भाषा में साहित्य पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित जो है वह पुरस्कार हो जाएगा आपका
मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 57 और प्रैक्टिस सेट नंबर 57 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका है एक तरफ पुराना नाम और दूसरा तरफ नया नाम है, तो आइए इसको देख लेते हैं। पहला है आपका मद्रास। तो अगर मद्रास की बात करेंगे तो मद्रास का जो नया नाम हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। पहले इसको मद्रास के नाम से जाना जाता था। बम्बई पुराना नाम है, नया नाम मुंबई हो जाएगा। कलकत्ता आपका पुराना नाम है, नया नाम कोलकाता हो जाएगा। साथ में ढिढिलका जो है इसका नया नाम आपका दिल्ली है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दिल्ली के टर्म में एक और देख लीजिए, दिल्ली का एक और पुराना नाम है और जो कि दिल्ली का सबसे पहला नाम था इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इंद्रप्रस्थ, और किसके द्वारा यह नाम दिया गया था, तो पांडवों के द्वारा, ठीक है। पांडवों के द्वारा यह नाम दिया गया था। तो दिल्ली का सबसे पुराना नाम क्या है, पांडव। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, तो इंद्रप्रस्थ किसके द्वारा दिया गया था, तो पांडवों के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा तिरुवनंतपुरम थुम्बा में, तो यह आपका सही है। दूसरा है इसरो उपग्रह केंद्र। तो इसरो उपग्रह केंद्र आपका बेंगलुरु में हो जाएगा, यह भी आपका सही है। तीसरा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो यह आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलोर में और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कि ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला आपका यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो यह आपका सही है। दूसरा यह भारत में रूस के सहयोग से बनी है, तो यह भी सही है। तीसरा है आपका इसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया था, तो यह भी आपका सही है। और साथ में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी है, इसकी फ्लाइट परास 400 किलोमीटर है। तो देखिए इसकी फ्लाइट परास जो है सो 450 किलोमीटर है, ठीक है। 450 किलोमीटर जो है सो, तो प्रश्न से आपका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इसका फ्लाइट परास क्या हो जाएगा, 450 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि धार्मिक रुचि के स्थान है, दूसरे तरफ राज्य हैं। तो देखिए सबरीमाला की बात करेंगे तो सबरीमाला काफ़ी चर्चित भी रहा है अभी हाल ही में। तो सबरीमाला मंदिर है जो कि आपका केरल में है। श्रवण बेलगोला की बात करेंगे तो गोमतेश्वर की मूर्ति यहाँ पे है, तो यह आपका कर्नाटक में हो जाएगा। श्रीरंगम की बात करेंगे तो श्रीरंगम आपका तमिलनाडु में पड़ता है और यहाँ पर जो है सो आपका श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर है, ठीक है। श्रीरंगम में आपका क्या, श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर को लेके काफ़ी चर्चित जगह है तमिलनाडु। और श्रीशैलम की बात करेंगे तो यह आपका आंध्र प्रदेश में है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार जो है यह आपका इतिहास लेखन में, ठीक है। इतिहास लेखन में इस पुरस्कार को नहीं दिया जाता है। साथ ही देखेंगे तो चिकित्सक शास्त्र हो, साहित्य हो और भौतिक शास्त्र, तीनों में जो है सो इस पुरस्कार को दिया जाता है, लेकिन आपका इतिहास लेखन के क्षेत्र में इस पुरस्कार को नहीं दिया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे, ठीक है। कौन जो है सो प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ठीक है, तबला वादक हैं। तो देखिए पहला है आपके अल्लाह रखा खां। तो देखिए पहला ही ऑप्शन जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। अल्लाह रखा खां हो जाएंगे कौन, प्रसिद्ध तबला वादक हो जाएंगे। साथ ही में देख लेते हैं अगर उस्ताद फैयाज खां की बात करेंगे तो उस्ताद फैयाज खां जो हो जाएंगे यह आपके जो है सो क्लासिकल सिंगर हैं एक तरह से, ठीक है, क्लासिकल सिंगर हैं और आगरा घराना से संबंधित हैं, आगरा घराना से संबंधित हैं। अगर बीजी जोग की बात करेंगे तो बीजी जोग जो हैं यह आपके वायलिन वादक हो जाएंगे, ठीक है। बीजी जोग वायलिन वादक हो जाएंगे। और अमजद अली खां जो है सो सबों को पता है आप सबों को, सरोद वादक, ठीक है। अमजद अली खां सरोद वादक हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है कि फिल्म छलांग के निर्देशक हैं। तो देखिए फिल्म छलांग जो है इसके निर्देशक कौन हो जाएंगे, तो इसके निर्देशक हैं आपके हंसल मेहता, ठीक है। फिल्म छलांग के निर्देशक हो जाएंगे हंसल मेहता। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है यह आपका 1972 में लागू किया गया था। कौन सा प्रश्न में क्या पूछा गया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो यह आपका 1972 में लागू किया गया। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि एपिलेप्सी, ठीक है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है। तो एपिलेप्सी रोग का संबंध जो है यह है आपका नाड़ी से, ठीक है, किससे है, तो ये इसका संबंध है आपका नाड़ी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं, ठीक है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं, तो यह आपके लाल कोटि में, ठीक है, रेड जोन में यह आपका आता है और अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग लाल कोटि में आते हैं, रेड कैटेगरी में। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान, ठीक है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पे है, तो यह आपका ग्वालियर में, ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यह संस्थान स्थित है। क्या नाम है, तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, यह आपका ग्वालियर में स्थित है। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो एबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है, एबेल पुरस्कार से सम्मानित एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए पहला कथन है यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह आपका सही है। दूसरा, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो यह भी सही है। तीसरा, इसे 2001 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। देखिए 2001 में एक तरह से कह सकते हैं इसके बारे में इस फाउंडेशन का स्थापना हुआ था, लेकिन इसको जो है सो 2003 से, ठीक है, 2003 से एबेल पुरस्कार को प्रतिवर्ष दिया जाता है, जो कि मैथमेटिक्स का मतलब गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसको बोलते हैं, ठीक है, गणित का इसको नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि वर्ष 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था। क्या है प्रश्न कि वर्ष 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर एस.जेड. कासिम, ठीक है, डॉक्टर एस.जेड. कासिम इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। तो देखिए जलवायु परिवर्तन के संबंध में स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करेंगे तो स्टॉकहोम सम्मेलन आपका 1972 में हुआ था। साथ में अगर स्टॉकहोम के बारे में देखेंगे तो आपका स्वीडन की कैपिटल है, ठीक है, स्वीडन का कैपिटल और नोबेल पुरस्कार आपका यहीं पे स्टॉकहोम में ही दिया जाता है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि संकेताक्षरों, ठीक है, संकेताक्षरों टीआरपी से अभिप्राय क्या है, ठीक है, टीआरपी, टीआरपी से क्या अभिप्राय है, तो टीआरपी से आपका क्या अभिप्राय होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ठीक है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है यह आपका। किसी भी चैनल का जो है सो आपका न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे कि इस चैनल का टीआरपी आगे निकल गया या पीछे है, तो टीआरपी क्या होता है, एक तरह का आपका टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि जिंदे अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा है। तो देखिए जिंदे अवेस्ता एक पवित्र ग्रंथ है और यह जो है सो आपका पारसियों का, ठीक है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। क्या नाम है, जिंदे अवेस्ता। और इस प्रश्न को भी देखेंगे तो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, ठीक है, एनटीपीसी 2016 में इस प्रश्न को भी पूछा गया है। जिंदे अवेस्ता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि जलीकुट्टी क्या है, ठीक है, जलीकुट्टी या जलीकट्टू क्या है, तो जलीकट्टू जो है सो सांडों को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है, ठीक है, सांडों को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है और एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न भी है, ठीक है, सांडों को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। क्या नाम है, जलीकट्टू। और अगर बात करेंगे इसकी कहाँ पे खेला जाता है यह खेल, तो यह आपका तमिलनाडु में, ठीक है, यह आपका तमिलनाडु में जो है सो इसका लोकप्रिय खेल जो है सो आपका काफ़ी चर्चित है और तमिलनाडु में जो है सो यह खेला जाता है जलीकट्टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी। तो देखिए कल्पना चावला की बात करेंगे तो कल्पना चावला जो है सो कोलंबिया यान से अंतरिक्ष में गई थी और 2003 वह वर्ष था, ठीक है, 2003 वह वर्ष था जब इनकी मृत्यु हो गई थी। वैसी
आपके कोलंबिया यान से लौटने के दरमियान में अंतरिक्ष से बात करेंगे तो यह आपकी भारत से थी, और भारत के आपके कहाँ से, तो यह आपकी करनाल से, ठीक है, करनाल से थी, ठीक है, करनाल जो कि हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में आपका यह जगह पड़ता है। और भारत से जो है सो देखेंगे तो पहली भारतीय महिला थी जो कि अंतरिक्ष में जाई गई थी, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला भी हो जाएंगी आपकी कल्पना चावला। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है, ठीक है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है, तो यह जो है सो आपका लिखा है किसने, तो नीरद चंद्र चौधरी ने, ठीक है, नीरद चंद्र चौधरी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएंगे। एक अज्ञात भारतीय आत्मकथा किसने लिखी, तो नीरद चंद्र चौधरी ने। तो प्रश्न से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए कमेंट बॉक्स का आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में है, ठीक है, क्या प्रश्न है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में है। तो इस प्रश्न का आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि हाल ही में फिल्म संजू का निर्देशक कौन है, ठीक है, हाल ही में रिलीज हुई है फिल्म संजू, उसके निर्देशक कौन हो जाएंगे, तो उसके निर्देशक हो जाएंगे राजकुमार हिरानी, ठीक है, राजकुमार हिरानी या राजू हिरानी भी उनको बोला जाता है। साथ में देख लीजिए संजू फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी हो जाएंगे, और संजय दत्त के जीवन पर आधारित यह मूवी है, और इसका में जो है संजय दत्त का किरदार किसने निभाया है, तो रणबीर कपूर ने इसका किरदार निभाया है। साथ ही दोस्तों जो है सो इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि वीडियो में आप लोग जो है सो पूरा लगातार बने हुए रहेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपने शिक्षा विद आयुष को परिवार को बढ़ाने में आप लोग अपना भी योगदान दे सकते हैं। तो इसी जगह हम लोग वीडियो कंप्लीट करते हैं। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का लास्ट तक बने रहने के लिए।